तो गाइस आज स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेशन का फर्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 17 एंड इट्स जस्ट अबाउट द बेसिक आइडिया। एंड ये चैप्टर जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। इट्स जस्ट द बेस ऑफ कंसोलिडेशन एंड देन मूविंग ऑन नेक्स्ट चैप्टर से वी विल बी लर्निंग द फॉर्मेट्स ऑफ कंसोलिडेशन। सो दिस चैप्टर इज द प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो कंसोलिडेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी दैट व्हाट इज ग्रुप and do you know anything about group? So if you know, mention all these thing in the comment box. So देखो guys, ग्रुप क्या होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है, तो जो कंपनी अक्वायर करती है दैट कंपनी इज नोन एज पेरेंट कंपनी, राइट? सो देयर आर टू कंपनीज, ए कंपनी एंड बी कंपनी। ए कंपनी ने बी कंपनी को परचेज किया एंड कैसे किया? एक कंपनी के पास बी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, देन ए कंपनी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ बी कंपनी, राइट? अब जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमें जो है हमारे सिलेबस एरिया में ग्रुप की बात की जा रही है। ग्रुप मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। So a group means, what is a group? Group means when one company owns more than 50% of ordinary share capital of another company. अब ये कैसे होगा? एक कंपनी के पास बी कंपनी का कंट्रोल है एंड देन फर्स्ट कंपनी यानी कि हमारी ए कंपनी जो है पेरेंट कंपनी कहलाएगी, बिकॉज ए कंपनी के पास बी कंपनी के वोटिंग पावर्स हैं इन द मीटिंग्स एंड ए कंपनी हैज द राइट टू मैनेज द होल बिजनेस, राइट टू मैनेज द होल एरियाज एंड डिसीजन मेकिंग पावर जो है एक कंपनी के पास है। एंड देन यस, लीगल टर्म्स में देखा जाए, जैसे कि हम अकाउंट्स में बात करते हैं सब्सटेंस और फॉर्म की, कि लीगल टर्म्स में पी एंड एस जो है डिफरेंट एंटिटीज हैं, बट यस अगर हम इकोनॉमिक सब्सटेंस में देखें, बिकॉज ए कंपनी के पास बी कंपनी का कंट्रोल भी है, वोटिंग पावर्स भी है एंड उसके पास उस कंपनी के मोर देन 50% शेयर होल्डिंग है, सो इकोनॉमिक टर्म्स में दे बोथ आर सेम थिंग, दे बोथ आर अ ग्रुप। सो बेसिकली ये ग्रुप कंसेप्ट जो होता है हमने इसी पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखना होता है। So although from the legal point of view, every company is a separate entity. From the economic point of view, companies may not be separate. So economic substance हमें follow करना होता है यहाँ पर। So in a particular, when one company owns another shares in another company to have a majority of voting right at the company AGM, the first company may appoint the directors of and decide the dividend should be paid बाय द सेकेंड कंपनी। अब देखो ए कंपनी है, ए कंपनी के पास बी कंपनी का कंट्रोल है, वोटिंग राइट्स है, 50% से ज्यादा शेयर्स हैं, तो ए कंपनी के पास राइट भी है कि वो बी कंपनी के डायरेक्टर्स कौन हो गए, उनके अपॉइंटमेंट रिलेटेड, उनके डिविडेंड रिलेटेड, दिस काइंड ऑफ मेजर डिसीजन जो है ए कंपनी लेगी। देन अब ये कंट्रोल होने के कारण जब है इन दोनों के बीच में कोई भी फ्यूचर ट्रेडिंग प्लान्स, कोई भी एक्टिविटीज है, मेजर एक्टिविटीज, उसकी पावर भी हमारी जो है ए कंपनी के पास होगी। अब हमारा कंसोलिडेशन का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो मेरी पेरेंट कंपनी है दैट कंपनी हैज टू प्रोड्यूस द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कि वो पूरे ग्रुप की पोजीशन शो करेगी, नॉट ओनली ए कंपनी की बट अलोंग विद दैट सब्सिडरी कंपनी, और वो सब्सिडरी कंपनी एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो अगर लाइव एग्जांपल देखी जाए, सो हमारे पास एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप, तो उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज कवर्ड होती हैं एंड यू कैन चेक दैट इन द गूगल ऑल्सो, कि उसके बारे में डिटेल्स अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। सो गाइज उसके बाद हमारे पास बात आती है कि ग्रुप अकाउंट्स के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। सो बेसिकली पी कंपनी ने एस कंपनी का कंट्रोल किया हुआ है एंड दे बोथ आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप। दोनों वैसे ही लीगल सेपरेट इंडिविजुअल लीगल एंटिटीज हैं, बट येस दे बोथ फॉर्म द ग्रुप। अब सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट की अगर बात करें, तो देखो जो मेरा पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है कि यस हम जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे प्रिपेयर करें जिसमें हमारे पास शो हो जाए कि पेरेंट कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी का कितनी शेयर होल्डिंग है, कौन कौन से उसके रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स ए कंपनी ने बी कंपनी के कंट्रोल किए हुए हैं, कौन कौन सी ऑब्लिगेशन है, बिकॉज सी आई हैव द एसेट्स ऑफ योर कंपनी, आई हैव द शेयर होल्डिंग ऑफ योर कंपनी, सो कल को कोई ऑब्लिगेशन अराइज होती है वो भी मेरे पास ही आएगी। सो आई मस्ट नो दैट, मेरे शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से एसेट्स के ऊपर मेरा राइट है एंड कौन कौन सी लायबिलिटी के रिगार्डिंग ये मेरी ऑब्लिगेशंस है। सो यस ये सारा शो किया जाता है हमारी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
Business combination consolidate the result and the net asset of the group members so as to display the group affairs as to the single economic entity. As already mentioned, the conflicts with the strict legal position at each company is a distinct legal entity. सो ठीक है, बिजनेस एंटिटी के बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम क्या शो करते हैं कि ये ए कंपनी के और बी कंपनी के दोनों के नेट एसेट हमारे पास शो किए जाते हैं एंड दैट इज सेपरेट डिफरेंट फ्रॉम द different legal entity, single legal entity, but yes, we have to follow that, guys. जो ये chapter number 17 है, that is totally theoretical. You can just listen the video and just practice a question of this chapter. इंपॉर्टेंस वाइज F7 में इससे बाद वाले चैप्टर्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू दिस चैप्टर. सो नेक्स्ट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सिंगल एंटिटी कंसेप्ट. और अगर हम सिंगल एंटिटी कंसेप्ट की बात करें, दिस इज बाय फार द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ग्रुप अकाउंट. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन द इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटी अंडरलाइंग द इन्वेस्टमेंट. If the subsidiary is only partially owned, the net all the assets and liability of the subsidiary are still consolidated, but NCI interest in those net asset is presented. अब गाइस देखो, ये सारा जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में है, आप लोगों को अभी पता नहीं चलेगा, बट यस मैं आपको जस्ट हल्का सा इसका आइडिया देती हूँ. देन नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी कवरिंग अबाउट होल द डिटेल्स. देखो, अगर मेरे पास आपकी कंपनी के ए पर्सन के पास बी कंपनी के 100% शेयर होल्डिंग है, दैट मीन्स कि सारी शेयर होल्डिंग मेरे पास है, देन दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन. बट अगर मेरे पास 60%, मोर देन 50% है बट लेस देन 100% है, तो जो बाकी बचे हुए शेयर होल्डर्स होते हैं, से आई हैव acquired 70% शेयर होल्डर्स ऑफ योर कंपनी, बट what about those 30% शेयर होल्डिंग. अब बैलेंस शीट जो होती है हमारी, उसमें हम 100% एसेट और लायबिलिटी दिखाते हैं. हम कभी ये नहीं दिखाते आधी फैक्ट्री है, कोई ये नहीं दिखाता आधा मोटर व्हीकल है, हम ऐसे नहीं दिखाते हैं. सो मुझे सारे एसेट्स और लायबिलिटी प्रॉपर फुल फ्लेज दिखाने पड़ेंगे. एंड जो मेरे बाकी बचे हुए शेयर होल्डर्स होते हैं, से 30%, मेरे पास 70% है एंड द रेस्ट पोर्शन इज 30%. दोज 30% शेयर होल्डर्स आर नोन एज NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स, राइट. सो ये क्या होते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे. So, single economic unit concept focus on the existence of group as an economic unit rather than looking at through the eyes of the dominant shareholder group. It concentrate on the resource controlled by the entity. तो basically ये जो single economic unit concept है, ये क्या दिखाता है कि इस ग्रुप के पास एक इकोनॉमिक वाइज की कितने एसेट्स हैं, क्या है, ये रिसोर्स के ऊपर फोकस करता है कि यस मेरे पास आपकी कंपनी के कितने रिसोर्स हैं. सो एंड जब भी अभी भी हमें ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करनी होती है, तो हमारे इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, अब देखो एक कंपनी है बी कंपनी है, ये दोनों की आपस के बीच में सेल परचेज हो सकती है, लोन रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो सकती है. सो उनका इफेक्ट हमें जो है एलिमिनेट करके चलना होता है, एंड दैट वी विल बी कवरिंग इन डिटेल इन द लेटर ऑन चैप्टर्स. एंड अब बात की जाए ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. अब जो ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, हमारे पास बहुत सारे वेज हैं प्रिपेयर करने के लिए, बट यस अब जो है हम इसमें शो करते हैं एक सिंगल इकोनॉमिक इक्विवेलेंट एंटिटी की तरह. हम स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड OCI दिखाते होते हैं, एंड ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर दिखाई जाती है, एंड दैट इज नोन एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपके सिलेबस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. कैश फ्लो इज कवर्ड आउट ऑफ योर सिलेबस. सो देखो, मेरा जो FR के सिलेबस में है, कंसोलिडेशन को डील करने के लिए हमारे पास टोटल 3 स्टैंडर्ड्स कवर्ड हैं. IFRS 3 विच इज अबाउट बिजनेस कॉम्बिनेशन, IFRS 10 विच इज अबाउट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, IAS 28 जो कि है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर, दैट विल बी आवर लास्ट चैप्टर ऑफ कंसोलिडेशन. सो देखो, अब मेरी कंपनीज में ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक कंपनी अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअल तो बनाएगी, बट यस ग्रुप के पर्सपेक्ट से एक ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है जो कि मेरी पेरेंट कंपनी प्रिपेयर करती है. सो यस, इन आवर सिलेबस वी हैव जस्ट ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल एंटिटी का कंसेप्ट अलग से है. अब बात की जाए डेफिनेशंस की, कंसोलिडेशन की. सो देखो, पेरेंट कंपनी कौन सी होती है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ए कंपनी ने बी कंपनी के शेयर्स अक्वायर किए हैं एंड आई हैव दैट कंट्रोल, सो ए कंपनी इज अ पेरेंट कंपनी. सब्सिडरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है, इन आर केस सब्सिडरी कंपनी विल बी द बी कंपनी, बिकॉज ए कंपनी ने बी कंपनी के शेयर्स अक्वायर किए हैं एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय ए कंपनी, सो दैट इज अ सब्सिडरी इज बी.
So control of an investor control an investee when the investor is exposed to or has the right to variable return from the involvement within the investee and has the effect to those return those the power over the investee. अब देखो हमारे पास कंसोलिडेशन में जब भी बात हो रही है वी आर यूजिंग द वर्ड कंट्रोल। अब ये कंट्रोल क्या है कि मेरा इन्वेस्टी के ऊपर कंट्रोल कैसे है, दैट मीन्स कि आई हैव द राइट टू गेट द रिटर्न्स फ्रॉम योर शेयर होल्डिंग एंड आई हैव द राइट कि यस आपकी कंपनी में कोई होने वाले मेजर डिसीजन में उनको मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं, मैं उनको चेंज कर सकूं, देन इन दैट सेंस आई हैव द कंट्रोल ओवर योर कंपनी। अब our next topic is the requirement of the consolidated financial statement। तो जब कभी भी मुझे consolidated financial statement बनानी है तो मेरे पास कुछ circumstances होते हैं, वो circumstances fulfill होंगे, then I will have to prepare the consolidated financial statement। अब व्हेन द पेरेंट कंपनी हैज अ कंट्रोल ओवर द सब्सिडरी कंपनी, कब बनाया जाता है, जब एक कंपनी का बी कंपनी के ऊपर कंट्रोल है। अब इसको देखने के लिए देखो वैसे हमारे पास पीईए नाम का एक निमोनिक होता है, बट ये नॉर्मल सेंस में हम क्या देखते हैं कि एक कंपनी के पास बी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, दैट मीन्स आई हैव द कंट्रोल ओवर योर कंपनी। कंट्रोल क्या है हमारा मेन बेस ऑफ कंसोलिडेशन का कंट्रोल ही है। तो कंट्रोल के लिए हमारे पास निमोनिक होता है पी ई एंड ए। P means I have the power over the investee, right? That means I can control that company। मेरे पास पावर है, पावर कैसे आएगी, 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। Then exposure or right to variable returns from the involvement within the industry। I have the right कि इस आपकी कंपनी में जो भी returns होंगी वो मेरे को मिलेंगी, right? And ability to use those power over the industry to affect the amount of the investors return। I have that ability कि yes मैं आपकी कंपनी के ऊपर जो मेरी पावर है मैं उसको यूज कर सकूं एंड देन आई कैन अफेक्ट दैट कि yes कितनी रिटर्न्स होती हैं, दैट इज माय डिसीजन। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो कंट्रोल आ जाएगा। बट यस नॉर्मल सेंस में क्वेश्चंस के सेंस में हमारे पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है हम जस्ट 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग को कंसीडर ध्यान में रखते हैं। सो IFRS 10 adopts the principle based approach to determine whether the control is exercised in a given situation which may require द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट। अब देखो हमें पता है कि दैट हमारा जो ईसीसी का करिकुलम है दैट फॉलोज द प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, दैट इज अ यूके बेस्ड अकाउंटिंग। एंड देन हम यहाँ पर देखते हैं कि अब देखो कंट्रोल है दैट टोटली डिपेंड अपॉन आवर जजमेंट। देन यस हमें जजमेंट के बेस पे देखना है कि यस कि उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल है या नहीं है। बट यस आई एम रिपीटिंग अगेन कि यस हमारा मेन क्राइटेरिया 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। अब IFRS 10 state that the investor should periodically consider whether control over investee has been gained or lost, or goes on to consider that the range of circumstances may need to be considered when determining whether or not the investor has power over the investee। अब देखो IFRS 10 मुझे क्या कहता है कि जो मेरा इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कौन होगा, एक कंपनी जिसने भी कंपनी के शेयर्स अक्वायर किए हैं, तो वो टाइम टू टाइम चेक करता रहे कि यस कहीं कहीं मेरा कंट्रोल बढ़ गया या कम हो गया, एंड कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस तो नहीं होगी जिसके कारण मेरे पास पावर के रिलेटेड इशू आ गया है। जैसे कि एक्सरसाइज ऑफ मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट इन एन इन्वेस्टी, contractual agreement between the investor and other parties holding less than 50% of voting shares with other the equity interest held by the numerically large dispersed unconnected group and potential voting right such as share option convertible loan may result in investors gaining or losing the control at some specific date। अब देखो इसोप की सिचुएशन में, राइट शेयर्स की सिचुएशन में, या फिर आई हैव अ एग्रीमेंट बिटवीन योर कंपनी के कोई माइनॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स के कारण, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ गई जिसके कारण मेरा शेयर जो है बढ़ गया है या कम हो गया। देखो बेसिकली अगर कम हो गया तो उस वाले सिनेरियो में इफेक्ट पड़ सकता है, हो सकता है 50% से कम अगर मेरी शेयर होल्डिंग किसी सिनेरियो में हो जाए, देन आई एम नॉट एबल टू मेक द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेरी रिक्वायरमेंट से बाहर हो जाएगा। सो ये IFRS 10 ने मुझे थोड़ा सा सजेशन दिया हुआ है कि यस आपको ये चीजों का ध्यान पीरियोडिकली टाइम टू टाइम देखना है, बिकॉज उसके कारण क्या होगा हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी।
Now our next topic is exemption from the preparation of group financial statement. अब देखो, हमने कहा कि पेरेंट कंपनी को सब्सिडरी कंपनी के साथ अपनी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी ही पड़ती है अगर हमारे पास कंट्रोल आ जाए। बट देयर आर सर्टेन सिनेरियो जब क्या होता है कि पेरेंट कंपनी को सब्सिडरी कंपनी के साथ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर करनी होती, एंड वो क्या है कि जब पेरेंट कंपनी को एग्जम्पशन मिल जाती है। अब देखो, सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, the parent itself is a wholly owned subsidiary or a partially owned subsidiary, and its owner, including those not otherwise entitled to vote, have been informed about and do not object, and the parent not preparing the consolidated financial statement. अब देखो क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये, इसको एग्जांपल से समझेंगे कि आई एम ए कंपनी एंड देयर इज अ कंपनी बी। ए कंपनी के पास बी कंपनी के 60% शेयर होल्डिंग है। सो दैट मीन्स ए कंपनी इज अ पेरेंट कंपनी एंड दिस कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी। अब हुआ ये कि देयर इज अनदर कंपनी दैट इज, सपोज करो, ए वन। अब ए वन कंपनी के पास इस कंपनी के सपोज 70% शेयर होल्डिंग है। अब क्या हो गया, ए वन कंपनी की ए कंपनी क्या होगी, सब्सिडरी कंपनी, एंड दिस इज अ पेरेंट कंपनी। अब अगर ए दिस कंपनी इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ दिस कंपनी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसके अकाउंट्स कौन प्रिपेयर करेगा, ये कंपनी। सो इन दैट सिचुएशन, तो ये जब इसके अकाउंट प्रिपेयर कराएगा तो अल्टीमेटली बी का भी अकाउंट कवर हो जाएगा। इन दैट सिचुएशन, जब कभी भी अगर मैं किसी कंपनी की पेरेंट कंपनी हूँ और मेरा भी कोई अल्टीमेटली पेरेंट कंपनी है, देन आई नीड नॉट टू मेक द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मेरे बाकी मेंबर्स को, ग्रुप के मेंबर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दिस वाज द फर्स्ट केस ऑफ एग्जाम्पशन। नाउ इन द नेक्स्ट केस, पेरेंट डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर नॉट ट्रेड इन अ पब्लिक मार्केट। अब देखो, हम ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, बिकॉज वी वांट आवर इन्वेस्टर्स टू नो द ट्रू पिक्चर। अब अगर ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है ही नहीं, तो दैट मीन्स कि मार्केट में और कोई आउटसाइड इन्वेस्टर्स है ही नहीं, सारे इनसाइडर्स हैं। तो इन दैट सेंस कि किसी और को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा, बिकॉज ऑल पर्सन विल बी इंटरनल पर्सन। सो इन दैट सिचुएशन हमें जरूरत नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। The parent did not file its statement with the Security Commission or other regulatory organization for the purpose of issuing or any class of instrument in a public market। ये भी उसी से लिंक करता है कि पब्लिकली मार्केट में हम ट्रेडेड नहीं है। The ultimate parent company produces a consolidated financial statement that comply with the IFRS standard and are available for the public use. And this requirement is matched to above first requirement case। जो ultimate parent company है, मतलब कि हमारे केस में A1 कंपनी थी, वही बना रही थी consolidated financial statement and that is available on a public scenario, तो मुझे फिर भी बनाने की जरूरत नहीं है। अब IAS 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, अगर व्हेन द एग्जाम्पशन फॉर्म द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज परमिटेड, IAS 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड दैट द फॉलोइंग डिस्क्लोजर आर मेड। अब देखो, जब कभी भी एग्जाम्पशन मिल रही है पेरेंट कंपनी को कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्ड में, तो कुछ कुछ डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। द फैक्ट दैट द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड, कि यस हमने नहीं बनाया है, हमें ये चीज डिस्क्लोज करके चलनी पड़ेगी फॉर अ बेटर प्रेजेंटेशन। एंड देन यस की क्या क्या सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं, कौन कौन सी हमारी एसोसिएट्स हैं। गाइस, एसोसिएट अभी हमने किया नहीं है, वो नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर होगा। एंड देन कितनी करनी है शेयर होल्डिंग है, कहाँ पर है। मतलब बेसिकली अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं, बट एटलीस्ट आर ड्यूटीज इज टू मेक द कंसर्न पर्सन, द कंसर्न पार्टीज की यस उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। एंड देन द बेसिस ऑन विच द इन्वेस्टमेंट लिस्टेड अबव हैव बीन अकाउंटेड, तो वो अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई गई, देन फिर कैसे बनाया गया है, उनकी रिक्वायरमेंट कैसे हमने फुलफिल किया, हम उसके बारे में डिटेल्स बता के चलेंगे। देखो, रीजंस टू वांटिंग फॉर टू एक्सक्लूड द सब्सिडरी कंपनी। अब देखो, कभी भी पेरेंट कंपनी के डायरेक्टर्स क्यों चाहेंगे कि यस उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी है पेरेंट कंपनी की और सब्सिडरी कंपनी। पहली बात ये कि मेरी सपोज करो एक सिनेरियो क्या है कि सब्सिडरी कंपनी की परफॉर्मेंस पुअर है। अब देखो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेगा तो सब्सिडरी भी साथ में इंक्लूड होगी, तो इससे क्या होगा, उनका इंप्रेशन, उनके ग्रुप का इंप्रेशन खराब होगा जनरल पब्लिक के सामने, एंड दे डोंट वांट टू शो दैट।
परफॉर्मेंस खराब हो, फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो, या फिर उनकी एक्टिविटीज आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप एंड दे डोंट वांट कि यस कि वो एक्टिविटीज के साथ उनको प्रॉब्लम हो। सो ये कुछ सिचुएशन हो सकती हैं जब डायरेक्टर्स नहीं चाहते होंगे कि यस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ जो है सब्सिडरी कंपनी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाए। अब our नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्लूडेड सब्सिडरी। देखो ये क्या कहा जा रहा है कि IFRS 10 and IAS 27 do not specify any other circumstances when subsidiary may be excluded from the consolidation. However, there may be specific circumstances that merit particular consolidation as follow. अब देखो मेरे को स्टैंडर्ड ने तो कंसोलिडेशन रिगार्डिंगली यही तीन सिनेरियो बताए हैं कि यस कब पेरेंट कंपनी को एग्जम्पशन मिलती है सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। बट देर आर सर्टेन मोर सिचुएशन कि जब ये एग्जम्पशन अपने आप मिल जाएगी। फर्स्ट क्या है, सब्सिडरी हेल्ड फॉर सेल। अब देखो हमने IFRS 5 किया था नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, राइट। तो अब देखो अगर मैंने किसी कंपनी को एक्वायर ही इसी पर्पस के लिए किया है कि यस मैंने उसको एक साल के अंदर अंदर वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी IFRS 5 में, उसके लिए आप जो है क्लासेस रिवाइज कर सकते हैं कि वो रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर वो रिक्वायरमेंट मेट हो रही है देन IFRS 5 एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड जब IFRS 5 एप्लीकेबल होता है दैट मीन्स 1 ईयर में सेल हो रही है। देन उस वाले सिनेरियो में क्या होता था कि अगर मेरा नॉन करंट एसेट होता था देन आई विल बी ट्रीटिंग एज अ करंट एसेट। तो इस वाले सिनेरियो में भी क्या है कि अगर मेरी सब्सिडरी एक्वायर की गई है कंसोलिडेशन पर्पस के लिए तो मैं उसको करंट एसेट की तरह ट्रीट करूंगी एंड मैं उसको कैरिंग अमाउंट या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी मैं उसको उस पे शो करूंगी। एंड दूसरी बात ये कि मेटीरियलिटी की बात। अब देखो मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि मुझे क्या दिखाना है, सिर्फ मटेरियल आइटम दिखाना है। एंड इफ माय सब्सिडरी इज इमटेरियल देन देयर इज नो नीड टू शो दैट कंपनी इनटू माय ग्रुप। सपोज करो आई एम अ कंपनी एंड we can say Mukesh Ambani, Reliance Group is the parent company of me, right? तो अगर मेरी वर्थ क्या होगी, मैक्सिमम 10 लाख 20 लाख, राइट। एंड दे आर अ बिलियन ट्रिलियन ग्रुप, राइट। तो उनके लिए मैं मटेरियल ही नहीं करूंगी, सो दे डोंट नीड टू शो मी इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। सो नेक्स्ट इज सब्सिडरी हेल्ड फॉर रीसेल। यही इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि यस कि जब कभी भी सब्सिडरी एक्विजिशन के टाइम पे सब क्राइटेरिया मेट कर देती है देन उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती बिकॉज यस उस वाले सिनेरियो में क्या होगा, IFRS 5 एक्वायर हो जाएगा, राइट। सो इसको अंदर से रीड कर लेना गाइस बिकॉज दैट्स नॉट वेरी मच रेलिवेंट। नाउ नॉट कंटेमरस ईयर एंड। अब देखो कई बार क्या होता है कि यस एक कंपनी ने बी कंपनी को अक्वायर किया, सी कंपनी को अक्वायर किया, डी कंपनी को अक्वायर किया, बहुत सारी कंपनीज है एक कंपनी की, राइट। सो यस जरूरी नहीं कि सभी कंपनीज का ईयर एंड सेम हो। एंड यूके के केस में तो ऐसा बहुत बार होता है, राइट। हर कंपनी की रजिस्ट्रेशन डेट अलग होती है, सो उसी दिन से उनका एनुअल ईयर चलता है। सो अब देखो इससे क्या होगा कि हर एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने ईयर के अकॉर्डिंगली बना रहा होगा, बट ग्रुप को क्या करना है कि यस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप के अकॉर्डिंगली बनानी पड़ेगी सब्सिडरी कंपनीज को। तो बेसिकली IFRS 10 ने हमें क्या कहा हुआ है कि जब कभी भी मेरे ग्रुप की सभी कंपनीज का जो है ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट जो है पेरेंट कंपनी के साथ डिफरेंट होती है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करके वैसे बनाना पड़ेगा। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिशनली बना के देनी पड़ेगी अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो। और अगर इफ दैट इज अनप्रैक्टिकेबल कि ये सब मैं उसके अकॉर्डिंगली ही बनाऊं तो वो जो गैप होना चाहिए ए कंपनी का और बी कंपनी का और सी कंपनी वट एवर द कंपनीज आर, तो वो गैप 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि वो 3 महीने के बाद तक अपनी रिपोर्टिंग डेट अलग नहीं कर सकती। मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 3 मंथ्स, मतलब कि अगर दोनों की डेट्स एक कंपनी मार्च है देन मैक्सिमम अनदर कंपनी का ईयर एंड जून हो, उससे ज्यादा नहीं हो। ये नहीं कि एक मार्च और दूसरा अक्टूबर है, 6 6 महीने का गैप नहीं अलाउड, right? So next is uniform accounting policies. देखो if a member of a group uses the accounting policy other than those adopted in the consolidated financial statement for like transaction and event in a similar circumstances, the appropriate adjustment are made to the group member financial statement in preparing the consolidated financial statement to ensure that the conformity with the group accounting policies. अब देखो ए कंपनी बी कंपनी सी कंपनी सब लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, सब जो है सेम सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। सो उस वाले सिनेरियो में सबको क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को
उस तरीके से बनाना पड़ेगा जिस वे से ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, बिकॉज वी आर इन अ सेम ग्रुप, तो हमें कंसिस्टेंसी कंपेरेबिलिटी लेके आनी है, कंसेप्ट फॉलो करने हैं। सो सब जो है सेम ही ग्रुप के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करेंगे एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे। So guys, this was just only a theoretical portion which was a part of first chapter of our consolidation, and इसी के बेस पे ये कुछ questions हैं, and these questions are your homework, and in case you have any doubt in this chapter you can ask me, and soon I will be uploading another videos of consolidation chapter wise, and make sure if you have any doubt you can post it in the comment section, and you can directly DM me on my Knowledge Planet page on my Instagram. So there I can help you on a query. And in case you need any advice regarding coaching also, you can also contact me for that. Thank you and good luck for your exam, guys.